तो आप सबका पुनः स्वागत। आज के इस भगवत गीता के सेशन में हम सब अपना जो रेगुलर अध्ययन चल रहा है, दूसरे अध्याय का 26वां श्लोक हमने पिछली बार थोड़ा सा किया था। तो आज हम उसके बाकी के जो पॉइंट्स हैं उनको डिस्कस करेंगे और फिर उसके बाद हम प्रयास करेंगे कि 27वां श्लोक भी आज हम आरंभ कर सकें। तो सबसे पहले हम अपने अपने गुरुजनों का स्मरण कर लें। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। तो मैं सबसे पहले स्क्रीन पे जो 26वां श्लोक है उसको आपके साथ शेयर कर रहा हूं। जो हमारे साथ नए श्रोता जुड़े हैं उनकी जानकारी के लिए बताना चाहूंगा कि लगभग 45 मिनट्स की क्लास रहेगी और उसके बाद जो अंतिम 15 मिनट हैं वो प्रश्नोत्तर या आपके किसी कमेंट्स के लिए ओपन रहेंगे। ये जो पिछली बार हमने श्लोक 26 किया था, एक बार उसका अनुवाद पढ़ लेते हैं। हे महाबाहो, और भी यदि तुम जीवात्मा को नित्य जन्म लेने वाला और नित्य मरने वाला मानते हो, तथापि तुम्हारा इस प्रकार शोक करने का कोई कारण नहीं है। तो इसमें जैसा हमने बहुत अच्छी तरह कुछ पॉइंट्स डिस्कस कर लिए थे कि कैसे भगवान इस समय वो भाषा यूज कर रहे हैं जिससे ऐसा लगता है कि आत्मा में जो लोग नहीं मानते हैं उनके विचारधारा को भगवान अर्जुन के सामने रख रहे हैं कि अगर तुम उनकी विचारधारा से भी देखो, मान लो तुम ये कहते हो कि ठीक है, आत्मा शरीर में कोई नहीं होती है और मृत्यु के समय सब कुछ समाप्त हो जाता है, तो उस विचार से भी तुम्हारे को कोई शोक करने का कारण नहीं बनता, क्योंकि उसके अनुसार तो शरीर के समाप्त हो जाने के बाद कुछ बचेगा ही नहीं। तो अब हम इसी श्लोक में जो कुछ हमारे और पॉइंट्स डिस्कस करने के लिए रह गए हैं, अब हम उनको यहाँ पर अब चर्चा करेंगे। तो हमने जिस पॉइंट पे पिछली बार अपनी डिस्कशन को छोड़ा था उसको मैं एक बार वहां से आरंभ कर रहा हूं। मैंने आपसे एक टर्म आपके सामने रखी थी, स्पिन डॉक्टर्स। तो स्पिन डॉक्टर्स क्या होते हैं, हमने ये जाना था कि वो कुछ ऐसे प्रोफेशनल्स होते हैं जो कि किसी इंस्टीट्यूट इत्यादि या किसी भी इंडस्ट्री के कहने पे प्रचार माध्यमों का सहारा लेकर के, भले वो इंटरनेट से प्रचार करें या प्रिंट मीडिया में प्रचार करें या टेलीविजन इत्यादि के माध्यम से बात फैलाएं, कई तरीके हो सकते हैं, कॉन्फ्रेंसेस इत्यादि करके भी उनका ये काम होता है कि वो किसी विचार को इस तरह से दुनिया के सामने प्रेजेंट करते हैं जिससे अधिक से अधिक लोग आकर्षित हों। और ऐसा करने के लिए वो कुछ थोड़ा सा, जिसको हम अपनी साधारण भाषा में कहते हैं, कुछ मसाला लगा करके किसी चीज को जब प्रेजेंट किया जाता है, अर्थात कुछ फैक्ट्स को छुपा करके और कुछ पॉइंट्स को इस तरह से उजागर किया जाता है कि जिससे लोग आकर्षित हो जाते हैं, और परंतु जरूरी नहीं कि वो पूर्ण रूप से सत्य हो। तो ये स्पिन डॉक्टर्स के बारे में हमने क्यों चर्चा करी थी, इसलिए चर्चा करी थी कि जो साइंटिफिक कम्युनिटी में जब वो ये बार बार ये दिखाना चाहते हैं कि हमने कुछ ऐसे एक्सपेरिमेंट्स किए, ऐसी रिसर्च करी जिससे कि हमने नया जीवन बना लिया है लेबोरेटरी के अंदर, हालांकि वो सच्चाई में नया जीवन नहीं होता, क्योंकि किसी एग्जिस्टिंग डीएनए को ही लेकर के जीन्स में थोड़ा सा चेंज करके नया थोड़ा सा फॉर्म, मॉडिफाइड रूप में उस प्राणी को दुनिया के सामने प्रस्तुत किया जाता है। परंतु स्पिन डॉक्टर्स उसको इस तरह से प्रेजेंट करते हैं कि साइंटिस्ट ने एक नया जीवन बना लिया। इसको हम किस तरह के दो एग्जाम्पल से समझ सकते हैं। जैसे पनीर एक सिंपल सा प्रोडक्ट है, हम सभी के घर में पनीर होता है, पनीर की एक ही फॉर्म है, परंतु जब हमारे घर की गृहिणियां उसी पनीर से जब डिश बनाती हैं तो आपने महसूस किया होगा कि कई तरह की डिशेस बन जाती हैं। पनीर एक ही है इंग्रेडिएंट, लेकिन उसी से ही शाही पनीर भी बन जाता है, उसी से ही आप कढ़ाई पनीर बना सकते हैं, उसी से पनीर की जो हम क्रश करके जो पनीर की, जिसको हम भुर्जी कहते हैं शॉर्ट फॉर्म में, इस तरह की आइटम भी बन सकती है। पनीर को सैंडविच में रख के भी खाया जा सकता है। तो एक ही पनीर बहुत जगह पे फिलिंग करता है। तो ऐसा ही एक दूसरा उदाहरण क्या है कि मान लीजिए किसी बहुत अच्छे गायक ने एक गाना गाया। अब वो जो गाना गाया, उस गाने को
आजकल आपको पता है रीमिक्स करने का जमाना है, पुराने पुराने गानों को भी रीमिक्स अर्थात कुछ नई तरह की ट्यून दे करके, थोड़ा सा उसकी स्पीड बढ़ा करके या स्लो करके, और कुछ और बातें भी बीच बीच में ऐड कर दी जाती हैं, तो रीमिक्स के रूप में प्रेजेंट कर दिया जाता है। तो जैसे पनीर को तरह तरह से हम प्रेजेंट कर सकते हैं या रीमिक्स इत्यादि के माध्यम से गाने को प्रेजेंट करते हैं, तो उसी तरह से ही ये साइंटिस्ट, कुछ साइंटिस्ट, सभी नहीं, कभी कभी क्या करते हैं कि डीएनए तो ले लिया उन्होंने नेचर से, जो मेन इंग्रेडिएंट है, जो उन्होंने नहीं बनाया, वो प्रकृति या भगवान, जिनको भी भगवान में विश्वास नहीं है, मैं इसलिए प्रकृति बोल रहा हूं, तो प्रकृति या भगवान की जो सुपीरियर इंटेलिजेंस से एक तत्व बना डीएनए, जो सचमुच में इतना कॉम्प्लिकेटेड है कि उसके पूरी सीक्वेंस को समझने के लिए उसमें कोडिंग लैंग्वेज होती है, उसको समझने के लिए हमारे वैज्ञानिकों को बहुत मेहनत करना पड़ा, और इसके लिए उनको बधाई भी हम देना चाहेंगे, क्योंकि ये बड़ा टफ कार्य था। उस पूरी कोडिंग लैंग्वेज को अब जाकर के कुछ साल पहले ही पूरा का पूरा डिकोड किया गया है, नहीं तो उससे पहले उसका काफी सारा हिस्सा डिकोड कर लिया गया था, लेकिन कुछ हिस्सा अभी भी बचा हुआ था। परंतु अब ये कहते हैं कि हमने पूरा जो ह्यूमन जीनोम सीक्वेंसिंग है वो पूरी कर ली है, उसका कोड हमारे पास अब है, तो ये बहुत तारीफे काबिल बात है। तो उसी डीएनए में कुछ चेंज करके वो नई लाइफ को प्रेजेंट करते हैं। तो जैसे हमारे यहाँ पनीर या एक गाने को दूसरी तरह से प्रेजेंट किया जाए, उसका मतलब ये नहीं होता कि पनीर की वो डिश अपने आप में बिल्कुल ओरिजिनल है, नहीं, पनीर उसमें कॉमन है। उसी तरह से गाना रीमिक्स के रूप में कितनी भी बार प्रेजेंट कर दिया जाए तो ये नहीं होता कि वो ओरिजिनल है, वास्तव में जो पुराना गाना है वहीं से ही वो आ रहा है। तो इस बात को हमने इन दो उदाहरणों से समझा। अब हम आगे चलते हैं। जो आज का हमारा जो आज की क्लास की जो हेडिंग मैंने आप सबके साथ जो शेयर करी थी, उस हेडिंग को आपने पढ़ा होगा, मैं एक बार उसको आपको पढ़ के भी बता देता हूं कि द आइडिया ऑफ लाइफ फ्रॉम मैटर ब्रिंग्स बैड एंड गुड थॉट्स एट पार। अगर जीवन रसायनों से आया तो सही और गलत का भेद कैसे होगा, ये आज का मैंने हेडिंग रखी थी। तो अब हम उस टॉपिक को थोड़ा सा 5 मिनट के लिए डिस्कस करेंगे। देखिए, अगर ये बात मान ली जाए कि चेतना अर्थात कॉन्शियसनेस केमिकल से ही आ रही है, मैटर से ही आती है, तो फिर ये मानना पड़ेगा कि हमारा सारा का सारा बिहेवियर, उस बिहेवियर के अनुसार हमारे द्वारा किए जा रहे कार्य अर्थात एक्शंस, हमारा पूरा थॉट प्रोसेस, हमारे इमोशंस, हमारा अपना कोई भी प्रयास किसी भी तरह का किसी भी लेवल पे, ये सारे के सारे इन एक्टिविटीज का जो सोर्स मानना पड़ेगा वो एक ही मानना पड़ेगा कि ये केमिकल्स ही इन सारी एक्टिविटीज, इन इमोशंस इत्यादि का सोर्स हैं। अब प्रश्न ये आता है कि अगर निर्जीव केमिकल्स से ही ये सारा का सारा जीवन, जिससे कि सारी कॉम्प्लिकेशंस इतनी तरह तरह की हम देखते हैं, अगर वो निर्जीव केमिकल्स ही उसके जिम्मेदार हैं, तो फिर हमें ये कैसे पता लगेगा कि किसी को हमने जिसको जेल में डाल रखा है, तो उसके लिए हमारे पास क्या ऐसा आधार है कि हम एक व्यक्ति को किसी रेप इत्यादि करने पे या मर्डर करने पे हम उसको जेल में डाल रहे हैं? हमने किसको जेल में डाला? अगर वो जो व्यक्ति है जिसने वो गलत कार्य किया था, अगर वो उन्हीं केमिकल से आया है, और दूसरी तरफ हम कह रहे हैं कि जो बड़े बड़े वैज्ञानिक हैं, बड़े बड़े फिल्म स्टार्स हैं, स्पोर्ट्समैन हैं, पॉलिटिशियंस हैं, अपनी अपनी क्रियाओं में जिन्होंने बड़ी सिद्ध कोई महारत हासिल किया है, कोई टैलेंट हासिल किया है, वो सबके सब भी अगर उन्हीं एक छोटे से केमिकल से ही प्रकट हुए हैं, और ये अपराधी भी अगर उसी केमिकल से आए हैं, तो जो मैंने पहले बात कही कि बिहेवियर, इमोशंस इत्यादि, अगर सभी का सोर्स वो केमिकल्स ही हैं, तो फिर प्रश्न ये आता है कि एक को हम नोबेल प्राइज दे रहे हैं, एक को हम ऑस्कर का इनाम दे रहे हैं किसी फिल्म इत्यादि में अच्छे अभिनय करने के लिए। अभी फुटबॉल का जैसे यूरो कप शायद चल रहा है, तो उसमें जो टीम जीतेगी उसके लिए पूरा विश्व तालियां बजाएगा, उनको बड़े बड़े अवार्ड्स मिलेंगे। तो ये सारे कार्य एक तरफ पे चल रहे हैं, और दूसरी तरफ कुछ गलत लोगों को, सो कॉल्ड गलत इस डेफिनेशन के अनुसार, उनको हमने जेल इत्यादि में डाल दिया कि उन्होंने किसी को ड्रग्स बेच दिए, या उन्होंने किसी का मर्डर कर दिया, या किसी लड़की के साथ अभद्र व्यवहार किया, या चोरी करी, डाका डाला। तो ओरिजिन अगर कॉमन है दोनों का, तो फिर ये जो बिहेवियर में जो डिफरेंसेस देखे जा रहे हैं, हमें ये कहां से अधिकार मिल रहा है कि हम उनको इस तरह से अलग अलग कैटेगरीज में डिस्टिंग्विश करें? तो आप समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूं, कि अगर सोर्स किसी चीज का एक है, तो फिर हम दो तरह का बिहेवियर कैसे रख सकते हैं? जैसे किसी दो बच्चों की माँ एक ही हो,
और उसी माँ ने ही दोनों बच्चों को पूरी तरह से ठीक रूप से पढ़ाया है, और अभी बच्चों का कोई इंडिपेंडेंट वो नहीं भी रहा है, तो फिर एक बच्चे को किसी तरह की सजा दी जाए और दूसरे को न दी जाए और उसको इनाम दिए जाए, तो ये व्यवहार तर्क संगत नहीं लगता। तो इसलिए हमें यह समझना पड़ेगा कि अगर हम इस थ्योरी को मान लेते हैं कि जीवन सिर्फ कुछ केमिकल से आया है, तो फिर हमें यह सोचना पड़ेगा कि कल्प्रेट्स अर्थात जो अपराधी हैं उनकी रिफॉर्मेशन हम कैसे कर सकते हैं, या रिफॉर्मेशन करने की जरूरत ही क्या है। और उससे भी बड़ा सवाल, हम रिफॉर्मेशन किसकी कर रहे हैं। जो थॉट प्रोसेस जो उनके मन में आया आया तो वो भी उन्हीं केमिकल से है जिससे कि वो नोबेल प्राइज विनिंग साइंटिस्ट आ रहे हैं। तो फिर दोषी कौन हुआ, तो या तो सजा देनी चाहिए तो उस केमिकल को देनी चाहिए जहां से वो जीवन आया। तो इस तरह के कई सवाल हैं, इस पे और बहुत डेप्थ में जाते जाएंगे, तो आप स्वयं विचार करिएगा इस विषय के ऊपर। तो जीन्स के विषय में जैसा मैंने बताया कि असल में सिर्फ कोड की सीक्वेंसिंग इत्यादि से क्या डिसाइड होता है, कई प्रश्न ये लोग करते हैं कि जीन्स से बिहेवियर भी आता है, परंतु जीन्स का जो रोल है हम उसको अच्छी तरह यहां समझ लें। उससे क्या क्या आता है, हमारी स्किन का कलर आ सकता है, हमारे अंदर कोई बीमारी इत्यादि के लक्षण आएंगे या नहीं आएंगे, ये जेनेटिक सीक्वेंसिंग से पता लग जाता है। जैसे डाउन सिंड्रोम इत्यादि कुछ इस तरह की बीमारियां हैं। अगर आपकी जो गायनेकोलॉजिस्ट हैं अगर समझदार होंगी तो प्रेगनेंसी के दौरान ही वो इस तरह के टेस्ट करवा लेती हैं, अगर उनको डाउट होता है फीटस को अंदर देख के कि कहीं डाउन सिंड्रोम या कोई और कोई इस तरह की बीमारी जो जेनेटिक फैक्टर से आती है, तो क्या उसको हम वहीं पर ही देख सकते हैं क्या। तो वहां तक तो उसका यूज है, उसका रोल है। लेकिन ये कहना कि जीन से ही हमारा बिहेवियर भी डिफाइन होता है, ये अपने आप में बात ठीक नहीं है। एक छोटा सा उदाहरण दे रहा हूं, आप बड़ी आसानी से समझ जाएंगे। हम सभी करेला कुछ हम में से पसंद करते हैं, कुछ नहीं पसंद करते, और यही मैं बात कहना चाह रहा हूं कि करेला अपने आप में हम सभी जानते हैं कड़वी वेजिटेबल है, कड़वी सब्जी बनती है। करेले में कोई हम ऐसा नहीं करते कि उसमें गोड़ियां चीनी डाल करके उसको मीठा करते हैं। करेला अपनी नेचुरल फॉर्म में ही खाया जाता है और वो कड़वा है। अब वही करेला हम में से कई लोग, जैसे पर्सनली मैं एग्जाम्पल के लिए आपको बोल रहा हूं, आई रेलिश करेला, ठीक है, मैं खाता हूं, शौक से खाता हूं। बट अगर वही करेला मेरी डॉटर्स अगर मेरे साथ बैठी होती हैं और अगर मैं उनको कहता हूं कि बेटा आप इसको ट्राई करो, तो वो एक बार शायद कभी उन्होंने बचपन से अगर कभी चख लिया होगा गलती से, तो हमारे कहने पे चख लिया होगा, उसके बाद उन्होंने करेले को कभी हाथ नहीं लगाया। देखिए करेला एक ही कुक ने बनाया, एक ही इंग्रेडिएंट से बना हुआ सेम डिश है, एक ही परिवार के टेबल पे सामने पड़ा हुआ है, मुझे अच्छा लग रहा है और मेरी डॉटर्स को अच्छा नहीं लग रहा। तो इसका अर्थ क्या हुआ कि हमारा जो टेस्ट की जो फीलिंग है, इमोशन है, परसेप्शन है सेंस की, जीभ तो भगवान ने सबको एक जैसी दी है ना, जीभ का फंक्शन तो यही है, परंतु फिर भी हम हमें से एक करेले को रेलिश कर रहे हैं और दूसरा उसको देख करके ही परेशान हो रहा है। तो इन सब से पता लगता है कि जो हमारा बिहेवियर है वो कुछ और अलग ही चीजों की वजह से आ रहा है। एक मैं अभी आपके साथ एक बड़ी इंटरेस्टिंग आपको फैक्ट बताने जा रहा हूं, जो मेरे मन में भी कुछ प्रश्न होता था। और अभी क्या हुआ, मैंने एक सेमिनार कुछ दिन पहले अटेंड किया, वो एक विमेन्स की बहुत अच्छी ऑर्गेनाइजेशन है, मैं अभी यहाँ नाम नहीं लेना चाहूंगा, तो वो सेमिनार्स करते रहते हैं। उनके उस दिन जो स्पीकर गेस्ट आए थे, उनका मैं नाम ले सकता हूँ क्योंकि आप चाहें तो उनको इंटरनेट पे रेफर कर सकते हैं, डॉक्टर नटवर शर्मा। और वो एक यंग डॉक्टर हैं और वो चाइल्ड स्पेशलिस्ट हैं, बाय डिग्री बाय प्रोफेशन ही इज अ चाइल्ड स्पेशलिस्ट, जिसको हम पीडियाट्रिशियन कहते हैं, और बहुत अच्छे हाई लेवल के डॉक्टर थे। तो उन्होंने एक नया अपनी लाइफ में स्किल डेवलप करी जिसकी वजह से उनको सेमिनार में बुलाया गया था। सेमिनार में उनको उनकी चाइल्ड प्रोफेशन की वजह से नहीं बुलाया गया था कि वो बच्चों के डॉक्टर हैं, क्योंकि बच्चों के डॉक्टर तो लाखों हैं। उनको बुलाया गया था, वो एक बड़ी इंटरेस्टिंग, उन्होंने एक आर्ट पे महारत हासिल किया और बड़ी उन्होंने उसके लिए तपस्या करी है, साधना करी है, स्टडी करी है। वो है पास्ट लाइफ रिग्रेशन, जिसको पीएलआर बोलते हैं, पास्ट लाइफ अर्थात पिछले जन्मों में जाने की जो कला है, पास्ट लाइफ रिग्रेशन। हम में से बहुत सारे लोग उसको विश्वास नहीं करते हैं क्योंकि हमें लगता है कि वो हिप्नोटिज्म और ये सब चीजें हैं, तो उन्होंने बहुत अच्छा उसको समझाया। आप उनकी वेबसाइट, उन्होंने एक बुक भी अमेजोन पे, उनकी बुक भी है, बहुत अच्छी बुक है। बुक का नाम है मेटाफॉर नाम से है, मेटाफॉर ऑफ कुछ इस कुछ मतलब एक मैं याद आ जाएगा तो बता दूंगा। तो खैर एनीवे वो अमेजोन पे बुक है। उन्होंने क्या किया, तो सबसे पहले इंटरव्यूअर ने उनसे एक प्रश्न पूछा कि आप एक सफल डॉक्टर होते हुए, अभी आपका पूरा करियर आगे पड़ा था, आप इस पास्ट लाइफ रिग्रेशन में क्यों आए। अब हम मेन मुद्दे पे आ रहे हैं कि मैं उनको क्यों यहाँ पर रेफर कर रहा हूँ। उन डॉक्टर साहब ने कहा कि
मैं जब अभी नया नया प्रोफेशन में आया था, तो मैं एक बच्चों के आईसीयू वार्ड में गया। आप जानते हैं ना, बच्चों का एक वार्ड होता है जहां पर उनको मतलब रखा जाता है कभी बीमारी के केस में। तो वहां पर उन्होंने देखा कि एक माँ थी और उसका एक बहुत छोटा 4 महीने का बच्चा था। और जब उन्होंने, उस बच्चे को कैंसर था, उसके बाल वाल भी उड़ गए थे जैसा उन्होंने बताया। और उस माँ से जब उन्होंने थोड़ा और ज्यादा जानकारी ली तो पता लगा कि वो ट्विंस बच्चे हैं, दोनों आइडेंटिकल ट्विंस हैं, जो मैंने आपको पिछली क्लास या पिछली से पिछली क्लास में भी बताया था, जो सेम जाइगोट मोनोजाइगोटिक ट्विंस की जो बात कही थी। वो एक ही माँ से दो ट्विंस से, दोनों के जीन्स का जो बेस था वो बिल्कुल सेम था। और उसमें से एक बच्चा हेल्दी था और दूसरा कैंसर से परेशान था, कैंसर भी एडवांस स्टेज का, और उसके बाल इत्यादि भी सब गायब हो गए थे। तो जब ये डॉक्टर साहब उस माँ से बात करके उस कमरे से बाहर निकले, तो उनके मन में प्रश्न आया कि ये कैसे, इसका कारण क्या है। वो सोचने लगे, साइंटिफिक व्यक्ति थे, सोचने लगे। और फिर उन्होंने बताया कि कैसे उनको फिर थोड़ा सा ये जो आत्मा का कॉन्सेप्ट और इस विषय पे फिर उन्होंने और रिसर्च करी और ये पास्ट लाइफ रिग्रेशन करनी शुरू करी। तो हमने उनसे क्या सीखा, उनके एग्जाम्पल से, कि ये प्रश्न जब हमारे मन में भी आए तो हम इससे ये समझ सकते हैं कि सिर्फ जीन्स या डीएनए ही हमारे पूरे लाइफ को गवर्न नहीं करते हैं। उसके पीछे कुछ और चीज है जिसको कि डॉक्टर साहब ने अपनी फिर उस बुक के अंदर बताया है। और ऐसे और भी जो ब्रायन स्टीवेंस, कई और जो फेमस डॉक्टर्स हैं, मैंने पहले भी आपको नाम बताया था, तो वो आप चाहें तो उनके री इनकारनेशन के लिए बुक्स इत्यादि को रेफर कर सकते हैं। अब एक और मजेदार बात, कि साइंस का, आप कहेंगे सारा लेक्चर साइंस पे जा रहा है, परंतु क्योंकि ये लाइफ फ्रॉम केमिकल्स एक इंपॉर्टेंट विषय है, और इस विषय पे हमेशा वैदिक नॉलेज की और मॉडर्न साइंस का आपस में थोड़ा सा इस पे आपस में डिस्कशंस होती हैं। तो ये इंटरेस्टिंग टॉपिक्स हैं, एक बार हमें अपने बेसिक्स को क्लियर कर लें, इसलिए मैं थोड़ा इस पे समय दे रहा हूँ। देखिए, एक और इसमें बात है कि साइंस बेसिकली क्या करता है। साइंस का मुख्य प्रयास है कि जो यूनिवर्स के अंदर एक ऑर्डर है, एक मैकेनिज्म है जिससे ये पूरी दुनिया चल रही है, उस ऑर्डर को साइंस देखता है, ऑब्जर्व करता है, रिकॉग्नाइज करता है, और फिर उसके पीछे उस कारण को समझने की कोशिश करता है कि ये कैसे हो रहा है। ठीक है ना? ऑब्जर्व, थिंक अबाउट इट एंड देन एक्सपेरिमेंट। तो यही कुछ मेजर एस्पेक्ट वो हैं, मतलब ट्रिक्स हैं या जो एक्शंस हैं जो साइंस नॉर्मली फॉलो करता है। परंतु बड़ी, जैसे इसका उदाहरण क्या है कि जब न्यूटन ने एक सेब को जमीन पे गिरते हुए देखा पेड़ से, तो उन्होंने ये विचार किया कि सेब नीचे ही क्यों गिरा, ऊपर क्यों नहीं चला गया, या बीच में हवा में क्यों नहीं लटक गया। तो उन्होंने एक, उसके पीछे एक ऑर्डर को महसूस किया कि कोई ना कोई एक ऐसी चीज है जो उस सेब के गिरने के पीछे एक ऑर्डर रूप में काम कर रही है। और फिर हम सभी जानते हैं कि न्यूटन ने फिर ग्रेविटेशन के लॉज इत्यादि के रूप में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान हमारे पूरे समाज को दिया, जिसके लिए हम आज भी उनको सर इजैक न्यूटन के नाम से, उस उपाधि से हम उनको आज भी सम्मान देते हैं। लेकिन इस पूरी, ये जो प्रयास है कि केमिकल्स को ही अगर जीवन के पीछे मान लिया इस साइंस के कुछ पार्ट ने, उसका एक बड़ी दिक्कत ये हो गई कि जो एक लाइफ के पीछे जो मीनिंग है ना, कि सारे जो कार्य जिसको साइंस समझना चाह रहा है कि कार्य के पीछे कार्य क्या है, कॉज एंड इफेक्ट की जो थ्योरी है, वो एक तरह से सारी की सारी धाराशायी हो गई। क्यों धाराशायी हो गई? क्योंकि पूरा का पूरा जीवन जो है उन्होंने सिमटा करके सिर्फ कुछ केमिकल्स तक ला करके सीमित कर दिया, और उसकी वजह से इतनी बड़ी जो प्रॉब्लम्स हैं, मोरालिटी, क्राइम, प्रोग्रेस, इमोशंस, लव, हेट्रेड, लिटरेचर की आर्टिस्टिक एफिशिएंसीज, पेंटिंग, कितनी सारी, गाने की कला है ना, नाचने की कला, इतनी सारी कलाएं और ये सब है दुनिया में, ये सब जाकर के नीरस हो जाती हैं अगर हम उस विचारधारा को मान लेते हैं। तो जो इसको अगर सिंपल एक इंग्लिश में एक लैंग्वेज से कह सकते हैं, मैंने, मेरे किसी सीनियर ने ये वर्ड यूज किया तो मैं, मुझे अच्छा लगा, सेंस टर्न्स इनटू नॉनसेंस। तो बहुत अच्छी चीज थी दुनिया के अंदर इन सब विचारों को अगर हम अपने इस रूप से समझते, लेकिन अगर उस विचार से लेते हैं केमिकल थ्योरी के अनुसार, तो सब कुछ ये नॉनसेंस में जाकर के कन्वर्ट हो जाता है। अब इसी के साथ एक और जुड़ा हुआ जो मुद्दा है वो है कि आई का जो कॉन्सेप्ट है, आई मीन्स आंख वाली, ई आई बी नहीं कह रहा मैं, आई मीन्स हम स्वयं, मैं, जिसको हम इंग्लिश में सिर्फ सिंगल आई से डिनोट करते हैं। तो ये जो ऑब्जर्वर का कॉन्सेप्ट है, अर्थात कि मैं दृष्टा हूं, मैं कुछ देख रहा हूं, ये सारा का सारा कॉन्सेप्ट इस थ्योरी से हमें गायब करना पड़ता है जबरदस्ती। क्यों? क्योंकि कॉन्शियसनेस को
इंडिविजुअल रूप में पहली बात तो कॉन्शियसनेस को ही नहीं स्वीकार करते, और अगर करते भी हैं तो फिर इंडिविजुअल कॉन्शियसनेस की बात नहीं करते। तो ये सारा आई का कॉन्सेप्ट ही वैनिश हो जाता है। इसका सिंपल मतलब क्या निकलता है कि जैसे अभी आप क्लास सुन रहे हो और इससे आपको गीता का ज्ञान मान लो हमें मिल रहा है, तो बेसिकली आपको कुछ लाभ हो रहा है, तभी तो आप गर्मी के मौसम में 1 घंटा मेरे साथ बिता रहे हैं। नहीं तो आप कुछ आराम से अपना एसी चला करके अपना रूम में आराम से सो सकते थे, या कोई मूवी वगैरह देख सकते थे। तो इससे जो बेनिफिट आपको होने वाला है उसी की वजह से ही तो आप ये इतना समय दे रहे हैं। तो ये सारा आई का कॉन्सेप्ट वैनिश हो जाता है अगर हम उसके अनुसार से चलें, क्योंकि अगर मृत्यु इस श्लोक के अनुसार, जैसा भगवान उन्हीं का व्यू पॉइंट बता रहे हैं कि अगर मृत्यु के समय सब कुछ समाप्त हो जाना है और केमिकल्स में मिलकर के अपना विनाश कर लेना है, तो फिर जीवन में इतनी मेहनत करने की जरूरत क्या है? फिर हम क्यों गीता, मैं गर्मी में देखिए मैं जब आपके साथ इन दिनों में बोलता हूँ तो मैं अपना पंखा इत्यादि भी बंद रखता हूँ, क्योंकि आवाज की डिस्टरबेंस होती है। तो मैं 1 घंटा अगर गर्मी को झेल रहा हूँ, मेरे यहाँ इस समय एसी नहीं है कोई, तो और आप भी बड़ा कष्ट लेकर के इसको सुन रहे हैं, तो हम सब कुछ अचीव करना चाहते हैं। मैं अपने गुरुजी को, भगवान को प्रसन्न करना चाहता हूँ, अपना ज्ञान क्लियर करना चाहता हूँ, समाज की सेवा करना चाहता हूँ, और आपका अपना कुछ भी कारण हो सकता है भगवत गीता सुनने का। तो ये सारा का सारा इस पे पानी फिर जाता है अगर हम थोड़ी देर के लिए इस थ्योरी को मान लेते हैं कि जीवन में कुछ अचीव करने के लिए विशेष है ही नहीं, क्योंकि केमिकल्स से ही सब कुछ विनाश हो जाएगा। अगर इसको हम दूसरे एक और छोटे एग्जाम्पल से देखें, जैसे मान लीजिए आप एक डॉक्टर के पास जाते हैं, अपना कोई आपके सर में दर्द हो रहा है, तो आप उम्मीद रखते हैं कि डॉक्टर आपसे सहानुभूति जताएगा, आपकी बात सुनेगा, फिर आपको कोई दवाई लिखेगा, आपको कहेगा कि मैम आप इसको दवाई को ऐसे टाइम पे लीजिएगा, एंड आई विश यू वेरी गुड हेल्थ सून, और आप जल्दी ठीक हो जाएंगे। और इस तरह से जब वो डॉक्टर एक अच्छी बात करता है तो आपको अच्छा लगता है। अब इसको रिप्लेस कर दीजिए कि मान लीजिए आप एक जिस तरह से इस थ्योरी के अनुसार किसी ऐसे डॉक्टर के पास गए जो सिर्फ ये मानता है कि आप जब उसके क्लिनिक में आए हैं तो सिर्फ आप एक केमिकल्स का एक समझ लीजिए बैग है जो चलता हुआ है उसके पास, और उसमें कोई उसकी प्रोग्रामिंग में कोई फॉल्ट हो गया है। मतलब कहने का है कि वो आपको बजाय ह्यूमन बीइंग की बजाय आपको कोई एक रोबोटिक मशीन की तरह मान लीजिए वो एज्यूम कर रहा है, ट्रीट कर रहा है। तो वो कैसे आप उसको बोल रहे हैं जी मेरे को सर में दर्द हो रहा है, तो वो कहेगा मैम देर इज नथिंग टू वरी, ये सिर्फ आपके ब्रेन में ना न्यूरॉन्स इधर से उधर ऐसे फायरिंग करते हैं जनरली, लेकिन पिछले 2 दिनों से कुछ ऐसा बैक्टीरियल रिएक्शन हुआ है जिसकी वजह से न्यूरॉन्स की फायरिंग थोड़ी सी स्लो हो गई है, तो मैं आपको ये मेडिसिन, ये वाले केमिकल्स दे रहा हूँ, इससे न्यूरॉन्स की फायरिंग फास्ट हो जाएगी एंड यू कैन गो बैक। अब आप बताइए, आप ऐसे डॉक्टर के पास जाना पसंद करेंगे जो आपके इमोशंस वगैरह को समझता है, आपके दर्द, जो दर्द की फीलिंग है, जो दूसरे डॉक्टर का जो विचार है, हो सकता है उसने साइंटिफिकली बात सारी सही कही हो कि हाँ न्यूरॉन्स में ही ऐसी वजह से आपको दर्द हो रहा था, लेकिन आपको उससे कोई हमदर्दी उसने कोई जताई आपके प्रति, कोई पर्सनल ऐसा दिखाया कि ही वॉज कंसर्न फॉर यू? तो नहीं। हम जीवन में सिर्फ अपने इलाज के लिए डॉक्टर के पास नहीं जाते, हम एक हियरिंग व्यक्ति के पास भी जाना चाहते हैं जो हमारे कुछ दुख को उस समय हमारे साथ शेयर करता है, और हम उसके उसके सामने सारी बात उजागर कर सकते हैं। तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन हैं। एक इससे जुड़ा हुआ बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है, एक कार एक्सीडेंट हो गया, ठीक है, उसमें वही साइंटिस्ट जिसने ये थ्योरी दी है कि केमिकल से ही शरीर आया है, और वो मान लीजिए अनफॉर्चुनेटली वो ट्रैवल कर रहे थे, उनकी कार का एक्सीडेंट हो गया। अब पुलिस आई और एम्बुलेंस आई, अब वो बचाने के लिए प्रयास कर रहे हैं, कार बड़ी महंगी है और वो साइंटिस्ट भी बड़े हाई लेवल के हैं, ठीक है। अब ये बताइए कि क्या जो बचाने वाली टीम आई है वो पहले कार को देखेगी, या साइंटिस्ट में अगर जान भी बची हुई है और उनको निकाल करके कार से पहले हॉस्पिटल ले जाना चाहेगी? आप सभी इसका उत्तर जानते हैं कि सब कार भले 5 करोड़ रुपए की क्यों ना हो, कि फरारी या लैम्बोर्गिनी कोई भी ऐसी मतलब महंगी कार भी भले क्यों ना हो, परंतु जो ह्यूमन लाइफ है हम सभी जानते हैं, हमारा लॉ भी ये रिकॉग्नाइज करता है कि ह्यूमन लाइफ इज मोर वैल्यूएबल। अगर कोई मूर्ख व्यक्ति वहां पर ये कहे कि जी मैंने तो ये देखा कि कार बड़ी महंगी थी, रोल्स रॉयस गाड़ी थी, तो मैंने तो कार को बचाने का प्रयास किया क्योंकि वो बड़ी महंगी थी, और अगर वो जज को जाकर के ये बताएगा तो जज उसको सजा देंगे कि नहीं, तुम्हारी पहले ड्यूटी थी कि तुमने जो कार में जो पिछली सीट पे जो घायल पैसेंजर था, आपको उसको पहले बचाना चाहिए था, कार को आप नहीं भी बचाते तो कोई बात नहीं थी। तो यही बात अगर हम इन्हीं साइंटिस्ट के ऊपर लगा दें कि अच्छा आप जिस कार में जा रहे हो और ये एक्सीडेंट हो जाए तो पहले किसको बचाया जाएगा, वहां वो क्या कहेंगे? वहां तो वो कहेंगे जी कि पहले मुझे ही बचाइए। क्यों?
हम आपको क्यों बचाएं? पहले आप तो स्वयं कह रहे हैं कि कार जिन केमिकल से आई है, बल्कि कार को तो फिर भी हम थोड़ा सा लोहे को किलो के भाव भी बेचेंगे, या कार के कई महंगे पार्ट्स होते हैं उसको बेच के हम बहुत अधिक धन कमा लेंगे। और साइंटिस्ट के शरीर को क्या बचा पाएंगे? 150-200 रुपए की वैल्यू लगाई गई है जो हमारे शरीर में मैग्नीशियम, आयरन और ये सारे प्रोटीन के मॉलिक्यूल्स वगैरह जो भी होते हैं, इसकी वैल्यू सिर्फ 200 रुपए के करीब है, जो हमारे शरीर की अगर वैसे वैल्यू निकाली जाए केमिकल्स की बात है। तो ऐसे बहुत सारे विचार हैं। अब इसमें एक और बड़ा इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है, वो है फ्री विल का, कि अगर सारी की सारी चीज हमारी जीन से ही डिटरमिन्ड है तो फ्री विल वो कहां से आ रही है? मैं आपको, वैसे फ्री विल बड़ा कॉमन टॉपिक है, बड़ा प्रसिद्ध टॉपिक है, परंतु इसके ऊपर सिर्फ एक बार हम एक जैसे इसका एग्जांपल ले लेते हैं। फ्री विल क्या है? फ्री विल ये है कि जैसे अभी क्लास चल रही है, मेरी फ्री विल क्या है कि अगर मेरे को मान लीजिए कि कोई इस समय कोई ऐसी मेरे घर में कोई बात हो जाए जिससे कि मेरे को एकदम से अटेंशन वहां देनी पड़े, तो मेरे पास चॉइस है, मैं उसको भी जाकर के अटेंड कर सकता हूं। मैं आपको कह दूंगा कि प्लीज मुझे माफ कीजिए, मुझे कहीं जाना पड़ रहा है और मेरे को जाना, मैं चला जाऊंगा, ये मेरी फ्री विल हो सकती है। अगर मेरी जगह पे एक टेप रिकॉर्डर बैठा होता, मतलब एक समझिए कि एक ऑडियो प्लेयर, अब तो टेप रिकॉर्डर्स का जमाना चला गया, समझिए कि मैंने एक पेन ड्राइव से सिर्फ एक ऑडियो से चला रखी है वीडियो को रिकॉर्ड करके, उसके सामने कोई घटना आएगी उसको उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो चलता रहेगा। क्यों? क्योंकि जो डेड चीजें हैं उनके पास कोई फ्री विल नहीं होती, लेकिन हम ह्यूमन बीइंग्स के पास होती है। सेम एग्जांपल आपके लिए, आप अभी ये क्लास सुन रहे हैं, किसी वजह से आपके घर की अभी डोरबेल बजती है और बाहर कोई कोरियर आया है, तो आपके पास पूरी चॉइस है, आप आराम से अपना वीडियो ऑफ कर लेंगे या साथ में मोबाइल को लेते हुए वहां तक जाएंगे, अपना कोरियर रिसीव कर लेंगे, या आपको क्लास पसंद नहीं आ रही, आप क्लास बड़े आराम से बंद कर सकते हैं। ये फ्री विल होती है कि अपनी मर्जी से कुछ करना। और भगवान ने या नेचर ने हम लिविंग एंटिटीज को जो सबसे बड़ी गिफ्ट अपनी तरफ से दी है वो ये फ्री विल ही है। अगर ये फ्री विल हमसे छीन ली जाए तो फिर हम में और एक पत्थर में या एक डेड मैटर में कोई फर्क नहीं रहता। और इसी फ्री विल का ही सदुपयोग करने से हम भगवान की ओर बढ़ सकते हैं, इसी का ही दुरुपयोग करने से हम भगवान से दूर जा सकते हैं। इसी पे ही सारी बात टिकी हुई है, जिसके ऊपर सारा जो फिलोसॉफिकल सिस्टम है वो चलता है। तो एक और मजेदार बात, थोड़ी सी इंटरेस्टिंग, कि देखिए जो साइंस ने एक जिद पकड़ ली कि हम आत्मा को, परमात्मा की तो चलिए बात छोड़िए, अगर वो आत्मा को भी जैसे उन्होंने मेन अपने डोमेन में नहीं लिया और उसको उन्होंने स्वीकार नहीं किया, उसका परिणाम पता है क्या हुआ? सिर्फ उस एक अपने पूरे कॉन्सेप्ट से उन्होंने जो आत्मा को आउट किया कि जी हम उसके बारे में बात नहीं करेंगे, ठीक है आपकी मर्जी आप नहीं करिए, लेकिन उसका परिणाम इतना भयंकर हुआ है कि कई ऐसी कुछ हद तक इलॉजिकल थ्योरीज हैं जिसको उन्होंने बड़ा चमका करके और ऐसा पॉलिश करके दुनिया के सामने बार बार अलग अलग रूप से प्रेजेंट करते हैं, जिनमें कभी कभी आप ध्यान से देखना, अगर आप अनबायस रूप से सोचेंगे, मैं यहाँ किसी की बुराई नहीं कर रहा, लेकिन आप स्वयं कभी अनबायस रूप से सोचना, जैसे एवोल्यूशन की थ्योरी डार्विन की, अगर हम नॉर्मल भाषा में अगर एक मिनट के लिए सोचें कि एवोल्यूशन की थ्योरी के बारे में कुछ नहीं पता, जब हम किसी बच्चों की फिल्म इत्यादि में देखते हैं ना कि चूहा बिल्ली बन गया, बिल्ली कुत्ता बन गई, तो हमें लगता है ये बच्चों की कार्टून फिल्मों के लिए ये बातें ठीक हैं। और वही बात जब बड़े बड़े साइंटिस्ट डार्विन के नाम पे हमें समझाने की कोशिश करते हैं कि मनुष्य कहां से बना, बंदर से बन गया, जिराफ कहां से बना, जेब्रा जब ऊंचे पेड़ों पे करता था तो वो खिसते खिसते इवोल्यूशन से उसकी गर्दन लंबी हो गई और जिराफ बन गया जेब्रा से। और ऐसे उनके और भी बहुत सारे हैं कि शायद भालू कहते हैं वो मछली बन गया, और ये सब बातें हैं जो वास्तव में एक तरह से हम बच्चों को कार्टून फिल्म्स में दिखाते हैं कि अच्छा सुपरमैन ने ये शेप चेंज कर ली या स्पाइडरमैन यहाँ से वो बन गया, को तो कुछ हद तक उसी तरह की बातें, क्योंकि हम सभी, या तो साइंस का मतलब है कि प्रमाण हो, प्रमाण क्या है? क्या हम में से कोई भी इस समय ये हाथ उठा करके बता सकता है कि हम में से किसी ने भी बंदर को इंसान बनते हुए अपनी आंखों से देखा? नहीं देखा, फिर भी हमें जबरदस्ती ये बताया जा रहा है कि नहीं तुम ये मानो। अभी इनको थोड़े दिन पहले चाइना में एक स्पेशल फॉसिल मिला और उसको उन्होंने नाम दिया है ड्रैगन मैन। ड्रैगन मैन उन्होंने नाम इसलिए दिया, इसका मतलब ये नहीं कि वो ड्रैगन जैसा दिखता है, ड्रैगन मैन उसलिए क्योंकि वो जो शायद जो वो एरिया है या वो रिवर है वहां पर, वो उस एरिया में वो ड्रैगन नाम से कुछ वो जगह है, शायद नदी का नाम है या वो है उसके, क्योंकि किनारे पे उनको वहां पर ये फॉसिल्स मिले। बस ये एक हफ्ता पहले की बात बता रहा हूँ, आप इंटरनेट पे देख लीजिएगा। अब ये कह रहे हैं, इसमें भी उनके ऊपर विभाजन हो गया साइंटिस्ट में, कुछ कह रहे हैं कि ये होम्योसेपियंस की ही मतलब एक उसी परंपरा में आ रहा है,
और कुछ लोग कह रहे हैं कि नहीं, ये बिल्कुल अलग तरह की प्रजाति है, मतलब ये इंसानों से अलग प्रजाति है। तो इस पे उनका डिबेट चल रहा है, खैर वो उनका काम है, वो अपने आप देखते रहेंगे। तो कहने का अर्थ ये है कि कई ऐसी चीजें जो अभी भी उनको आज फॉसिल्स मिलते हैं तो उनकी थ्योरी फिर से चेंज हो जाती है। तो हम उस विज्ञान पे विश्वास करें जो कि रोज बदल जाता है, जब उनको एक नया प्रमाण कहने को मिल जाता है, या कुछ प्रमाणों को जबरदस्ती छुपा दिया जाता है। आप बुरा नहीं मानना, हमारे यहाँ कई साइंटिस्ट विंग के जो बड़े हाई क्लास प्रोफेसर हैं, उन्होंने भी इन चीजों पे बड़ी रिसर्च करी है, और उन्होंने बाकायदा बुक्स लिखी हैं, जिसमें जैसे हिडन ट्रुथ्स ऑफ आर्कियोलॉजी, उसमें क्या करते हैं कि बहुत सारे ऐसे फॉसिल्स हैं जो जब उनकी थ्योरी के साथ मैच नहीं खाते, कि इवोल्यूशन की थ्योरी इत्यादि के साथ मैच नहीं खाते, तो ऐसा जानबूझ करके किया गया है कि उन फॉसिल्स को कभी रातों रात गायब कर दिया गया है लैब से, और या फिर उनको उनके बारे में कोई आर्टिकल आए हैं और फिर उन आर्टिकल्स को ही मैगजीन्स इत्यादि से गायब कर दिया जाता है। तो कहने का मतलब है कि जो चीज हमारी थ्योरी से मैच करती है उसको रख लो, जो चीज मैच नहीं करती उसको हटा दो। तो ये अर्ध सत्य है। अर्ध सत्य मतलब पूरा सत्य नहीं है, ये आधा सत्य है, और आधा झूठ भी है। तो इसलिए हम सब इसको ध्यान रखें। ऐसी जो एक थ्योरी जैसे बिग बैंग थ्योरी है, बिग बैंग थ्योरी ये कितना भी प्रेजेंट करते हैं कि जी संसार की सृष्टि कैसे हुई, कि बस एक प्रीमोर्डियल सूप टाइप था, उसमें जैसे धमाका हुआ, बड़े हाई टेम्परेचर पे हुई थी वो चीज, एक्सप्लोड हुई, और उससे ये बड़े बड़े ब्रह्मांड सब। अब ये कैसे हम ये मान लें? कोई कहे कि जी जो आपके हाथ में इस समय मोबाइल फोन है या जो लैपटॉप है, तो सिर्फ ये घर में एक प्लास्टिक के टुकड़ा पड़ा था, तो अचानक से कुछ धमाका हुआ और ये प्लास्टिक के टुकड़े हवा में उछले और फिर ये लैपटॉप बन गया, ये मोबाइल बन गया, उससे ये मेरी कार बन गई। तो दुनिया में ऐसा हमने कोई, जब भी विध्वंस होता है तो विनाश होता है, चीजें बिखर जाती हैं। जब आपका घर में कोई फ्लावर वास इत्यादि जब पड़ा होता है और मान लो वो जमीन पे गिर जाता है, कोई कांच की प्लेट जब गिरती है, पहले वो कांच की प्लेट की फॉर्म में होती है और गिरने के बाद तो वो बिखर जाती है। और ये उल्टा बताते हैं हमारे को, ये कहते हैं जी कि एक चीज पड़ी थी, उसमें जब विस्फोट हुआ, बैंग हुआ, बिग बैंग हुआ, तो फिर उससे ये पूरी की पूरी बड़ी ऑटोमेटिकली, जो इतनी बढ़िया दुनिया चल रही है, पृथ्वी घूम रही है, सूर्य अपने समय पे आते हैं, सीजन्स बदलती हैं, आम के पेड़ पे आम का ही फल लगता है, सेब के पेड़ पे सेब का ही लगता है, करेला करेले की पौधे से ही आता है, सब चीज ऑटोमेटिकली बड़े सिस्टम से चल रही है। कैसे? सिर्फ एक धमाके से। तो कहने का अर्थ यह है कि सिर्फ ये आत्मा और परमात्मा को न मानने के कारण देखिए कि कितना उनको अलग अलग तरह की कुछ हद तक लॉजिकल थ्योरीज को हमारे को जबरदस्ती थोपा जा रहा है। तो ऐसे और थोड़ा समय बढ़ता जा रहा है, चलिए हम आज का यही बस इसी टॉपिक को आज समाप्त करेंगे, आज के इस श्लोक को ही। अब अगर सब कुछ केमिकल से ही है, तो हम एक छोटी सी ऐसी क्यों नहीं मशीन बना सकते कि जिसके अंदर हम एक तरफ से घास डालें और दूसरी तरफ से बढ़िया प्रोटीन से एनरिच जो दूध है वो हमारे को मिलता चला जाए। हमें सारा मैकेनिज्म पता है, हम गाय का शरीर को एक्सरे भी कर सकते हैं, गाय का पोस्टमार्टम भी करते हैं, गाय के शरीर का हमारे को सब कुछ पता है, ठीक है ना। हम अगर सारी चीजों में इतने समझदार हो गए हैं, तो जो गाय के अंदर प्रकृति ने या भैंस के अंदर एक मैकेनिज्म फिट किया हुआ है, एक मशीनरी है, कि गाय घास खाती है और हमारे को बड़ा एक पौष्टिक दूध के रूप में उसी घास को कन्वर्ट कर देती है। गाय को दूध बनाने के लिए दूध नहीं पीना पड़ता, गाय घास से दूध बना करके हमें दे देती है। तो अगर हमारे साइंस ने आज इतनी तरक्की कर ली है, हमारे पास सारी मशीन्स हैं, 4D अल्ट्रासाउंड, हम माँ के गर्भ में बच्चे इत्यादि को भी देख लेते हैं, उसकी सारी मूवमेंट्स को भी सेंस कर लेते हैं, तो फिर हम ऐसी मशीन्स बनाने से हमें कौन रोक रहा है? ऐसी क्या चीज है? वास्तव में यही हमें गीता उत्तर देती है कि ये सब कार्य इसलिए साइंस नहीं कर पा रहा क्योंकि जो मुख्य जो चीज है उसके अंदर, वो आत्मा जो परमात्मा का अंश है, जो लिविंग एक कॉन्शियसनेस, एक कॉन्शियस एंटिटी है, एक चेतन तत्व है उस शरीर के अंदर, उसकी प्रेजेंस की वजह से सारे कार्य होते हैं। नहीं तो जब गाय मर जाती है, जब गाय में से वो, हमारे हिसाब से जब वो आत्मा निकल जाती है, तो फिर दूध क्यों नहीं बनना चालू रहता? ऐसा क्या हो जाता है उसके शरीर के अंदर कि थोड़ी देर पहले तक वही गाय दूध दे रही थी घास खा करके, और अब आप उसके मुंह को खोल करके जितनी मर्जी घास डाल दीजिए, अब दूध नहीं मिलेगा आपको। तो ऐसा क्या कंपोनेंट मिसिंग था, ये हमें भगवत गीता से पता लग रहा है। एक और बड़ी गलत बात जो थोड़ा सा इसमें समझने में फेर है, वो ये कहते हैं कि केमिकल्स की वजह से इमोशंस पैदा होते हैं, जबकि उल्टा है। असल में होता क्या है कि हमारे जो इमोशंस होते हैं उसके अनुसार हमारी बॉडी के केमिकल्स चेंज होते हैं। जब आपको गुस्सा आता है, आप सड़क पे जा रहे हैं और आपकी कार का किसी से एक्सीडेंट हो गया,
तो उस समय ये नहीं देखा जाता कि आपकी बॉडी में पहले केमिकल्स में कोई रिएक्शन में चेंज आता है और फिर आपको गुस्सा आता है, नहीं, ये सब इंस्टेंट होता है। अभी अगर मेरे मुंह से कोई अपशब्द निकल जाए तो ऐसा नहीं होगा कि आपकी बॉडी में कुछ पहले केमिकल्स आएंगे, ब्रेन में प्रोसेसिंग होगी, फिर आप अपना वो एक्सप्रेस करेंगे इमोशन। जैसे ही अगर मेरे मुंह से कोई अपशब्द अचानक निकलेगा, आप एकदम से रिएक्ट करेंगे, अरे कमल जी ने ये क्या कह दिया, लाइव क्लास में उनके मुंह से ये कैसे शब्द निकल गया, ये तो उनको नहीं कहना चाहिए था। जब आप ये सुन के एस्टोनिश्ड हो जाएंगे मेरे मुंह से ऐसा कोई शब्द, फिर अगर आपकी बॉडी के केमिकल्स को एनालाइज किया जाएगा डिपेंडिंग ऑन कि आप कितने एस्टोनिश्ड हुए थे, कितने शॉक्ड हुए थे उससे, फिर वो केमिकल्स के अंदर वो रिएक्शन देखा जाएगा। जैसे हंसना, अब आपका कोई दोस्त अचानक आपको फोन कॉल आती है और आपने देखा अरे ये तो मेरा 20 साल पुराना दोस्त है, इसने आज कैसे फोन कर दिया, उस समय जो आपको एक प्रसन्नता होती है, फिर आप उससे बात करते हो, तो धीरे धीरे आपके शरीर के अंदर वो केमिकल्स के रूप में परिवर्तित होगी, ना कि उल्टा कि पहले केमिकल्स में चेंज आएगा और फिर इमोशंस आएंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टेक्निकल पॉइंट है समझने के लिए कि पहले क्या होता है। पहले हमेशा जो हमारा वैदिक ज्ञान है, जो भगवत गीता इत्यादि हमें सिखाती है, पूरी भगवत गीता में कई केमिकल्स इत्यादि का इस रूप में वर्णन नहीं है, तो तत्वों के रूप में वर्णन है सांख्य के अंदर, लेकिन वैसे वर्णन नहीं है कि इस तरह से। तो इमोशंस इत्यादि को ज्यादा वो दिया गया है इस तरह के। अब आप कोई ये बताइए कि कोई भी हम कितना भी कहें कि अच्छा हाजी ये तो सारे केमिकल रिएक्शंस हैं, कोई भी साइंटिस्ट आपको या मैथमेटिशियन बड़े से बड़ा आपको कोई इक्वेशन लिख करके दे सकता है कि जब आप एक माँ अपने बच्चे को देख करके जब खुश होती है तो उसके जो खुशी है उसको आप किसी इक्वेशन में एक्सप्रेस कर सकते हैं? जैसे हम ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर, जो भी अब तो पढ़े हुए बहुत साल हो गए मुझे मैथ में याद नहीं, लेकिन ये जो इक्वेशंस होती हैं कोई भी, जैसे लॉ ऑफ ग्रेविटेशन की इक्वेशन है ग्रेविटी की, या मोशन के जो लॉज हैं, थर्मोडायनेमिक्स के जो लॉज हैं, तो वो सब इक्वेशंस के रूप में दिए गए हैं। जो न्यूटन ने भी जब ये ग्रेविटी को इन्वेंट बताया मतलब हमारे को, तो उन्होंने भी इक्वेशंस बनाई। परंतु कहीं पे भी आपको किसी भी बड़ी से बड़ी साइंटिफिक बुक में, आप में से कई डॉक्टर्स हैं, पीएचडीज हैं, आप मुझे बताइए कहीं आपने कोई ऐसी बुक देखी कि क्रोध की ये इक्वेशन है कि क्रोध में ऐसा होता है कि इतना खून इतना परसेंट डाउन हो जाता है, या ये ऐसे चला जाता है? नहीं, इसका हमारे पास कोई जवाब नहीं है। तो जिन चीजों का जवाब हमारे पास नहीं है, फिर हम जबरदस्ती उनको इस तरह से क्यों प्रेजेंट करने की कोशिश करते हैं कि हमें हर चीज मालूम है? ये एक अपने आप में ठीक बात नहीं है। और एक अंतिम बात बस ये कह करके मैं रुकूंगा कि अ बॉटल ऑफ डेंजरस केमिकल्स, जैसे कभी अगर अगर मान लीजिए कि हमारे जो शरीर है वो सिर्फ एकमात्र केमिकल्स इत्यादि से ही आए हुए हैं, तो आपने कभी देखा है कि अगर आपके किचन में कोई जहरीला, मान लीजिए रैट पॉइजन पड़ा है ना, या कोई ऐसा कोई एसिड पड़ा है, जैसे कभी कभी हम वो टॉयलेट्स की क्लीनिंग के लिए कुछ घरों में हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, ये सब बड़े स्ट्रॉन्ग एसिड जो हैं ये पड़े होते हैं कभी कभी कुछ जगह पे, इंडस्ट्रियल फैक्ट्रीज में तो होते ही हैं। तो अगर कोई बच्चा भी जाकर के उन केमिकल्स को उठाएगा, तो वो कभी केमिकल की बोतल उस बच्चे को मना करेगी कि बेटा आप गलत कर रहे हो, रुक जाओ, इससे आपको आग लग जाएगी, आपका शरीर जल जाएगा? कभी ऐसा होता है? नहीं होता। केमिकल की बोतल कभी नहीं हमें आगाह करेगी। लेकिन अगर उसी जगह पे कोई ऐसा आपका मान लीजिए गार्ड बैठा हुआ है, ठीक है, आपने गार्ड बिठा रखा है उन केमिकल्स की रक्षा करने के लिए, और अगर वो बच्चा वहां पर केमिकल्स को हाथ लगाने की कोशिश करेगा, तो वो गार्ड उस बच्चे को आगाह कर देगा कि बेटा आप इस रूम में मत जाइए, ये पॉइजनस गैसेस हैं और इससे आपको मुश्किल हो जाएगी। तो क्या फर्क है? अगर वो गार्ड भी तो इनकी थ्योरी के हिसाब से उन्हीं केमिकल से बना हुआ है, परंतु ये रिएक्ट कर रहा है, ये बता रहा है उस बच्चे को कि आप उस रूम में मत जाइए, और वो केमिकल जो स्वयं जो ब्लास्ट करेंगे वो तो किसी को नहीं रोकते। तो ये सब बहुत बेसिक सी सिंपल सिंपल बातें हैं जो हमें ये सोचने पे विवश कर देती हैं कि हमारे शरीर के अंदर ऐसा क्या तत्व है जो कि हमें ये सब बातें सोचने के लिए मजबूर करता है, और इस पे हमें विचार करना चाहिए, और ब्लाइंडली किसी भी बात के ऊपर इस तरह से विश्वास नहीं करना चाहिए। ये जो मैं बुक का अच्छा, अतुल अग्रवाल प्रभु जी ने लिखा है कि सेम स्टोरी ऑफ करेला इन माय फैमिली। अतुल जी ये यूनिवर्सल है, हम सभी के घरों में इस तरह के एग्जांपल्स हैं कि कोई बच्चे इत्यादि करेला, तोरी और ये चीजें, टिंडा इत्यादि बच्चे नहीं पसंद करते हैं, और हम इसे, और जो मेरे कजन हैं बॉम्बे से अश्विन, उन्होंने लिखा है मेटाफॉर्स ऑफ मेमोरी, राइट, ठीक है। तो ये बुक का नाम जो मुझे याद नहीं आ रहा था, थैंक यू अश्विन, यही बुक है, इसका नाम है मेटाफॉर्स ऑफ मेमोरी, हीलिंग थ्रू पास्ट एंड करंट लाइफ रिग्रेशन, अ डॉक्टर्स पर्सपेक्टिव। ये बहुत अच्छी बुक है। और अश्विन ने कमेंट दिया है, आई वुड लाइक टू ऐड, एज द ह्यूमन बर्थ इज ऑन द टॉप ऑफ द बर्थ hierarchy along with free will, we also have the sense of discrimination, विवेक।
हाँ, बिल्कुल ठीक कहा आपने अश्विन। हमारे अंदर एक इमोशंस के अलावा एक सेंस ऑफ डिस्क्रिमिनेशन भी है, जिसको हम विवेक कहते हैं। विवेक अर्थात कौन सी चीज हमारे लिए सही है, कौन सी गलत है, बड़ों के साथ कैसे बात करनी चाहिए, छोटों के साथ कैसे बात करनी चाहिए। तो ये बहुत सारी चीजें विवेक से आती हैं। अगर छोटी बच्चियों को अगर ये नहीं भी आप सिखाओगे कि शरीर को छुपाना है, फिर भी प्रकृति ने ही उनको एक ऐसा, एक अंदर से एक फीलिंग दी है कि वो अपने शरीर को ढकती हैं, और एक दूसरे से शर्म इत्यादि की फीलिंग अपने आप ही नेचर उनको देता है। तो इस तरह की बहुत सारे ऐसे सवाल हैं। तो मैं यहाँ पर अभी अपने आप को रोक रहा हूँ, हमारा समय लगभग हो गया है। हमारे अगले 10 से 15 मिनट ये प्लेटफॉर्म आपके लिए ओपन है। आप कोई भी, जरूरी नहीं कि आपके प्रश्न ही हो, आप कोई कमेंट भी दे सकते हैं। अगर आप इस विषय पे कोई अगर अलग तरह का भी विचार रखते हैं तो आप रख सकते हैं, फिर हम उस पर डिस्कशन कर सकते हैं। तो ये प्लेटफॉर्म आपके लिए ओपन है, आप पूछिए। उसमें पूछने के लिए दो तरीके हैं। आप चैट बॉक्स में लिख सकते हैं, मैं आपको अनम्यूट कर दूंगा, क्वेश्चन भी टाइप कर सकते हैं, या फिर जूम में एक हैंड रेज का फीचर होता है, आप अपना हैंड रेज कर सकते हैं। तो मैं वेट कर रहा हूँ। कोई भी किसी भी जरूरी नहीं कि इसी से रिलेटेड प्रश्न हो, अगर इससे मिलता जुलता और भी कुछ हो तो पूछ सकते हैं। अगर आपका कोई प्रश्न नहीं है, और अभी हमारे पास 10, हाँ, मीनाक्षी मैम ने हाथ रेज किया है, हम उनको अनम्यूट कर देते हैं। जय श्री कृष्ण प्रभु जी। जी, जय श्री कृष्ण मैम। अ, ये जो सारा डिस्कशन चल रहा है वो लास्ट टाइम भी था, और मैंने एक बात कही थी कि जैसे जो हमारा स्थूल शरीर है वो तो जीन से ही बन रहा है, लेकिन जो मन बुद्धि अहंकार है, जिसको आप फ्री विल कह रहे हैं या इमोशन कह रहे हैं, वो फिर सोल है, जो कि हमारी सनातन सोच से हम उसके बियॉन्ड नहीं जाते और जा भी नहीं सकते, क्योंकि हमारे क्वेश्चंस के आंसर नहीं हो पाते फिर चीजों के। जैसे कि आपने कई सारे एग्जांपल्स दिए और बहुत ही डीप पेनिट्रेट किया, सब कुछ बहुत अच्छा रहा। लेकिन ये जो अंत में आपने कहा कि जैसे लड़कियां जो होती हैं उनको प्रकृति ही ये कहती है कि वो शरीर को ढके या वो करें, ये बात मुझे थोड़ी सी अटपटी लगी है। जैसे मान लीजिए जंगल में कोई बच्चे पैदा होके छूट जाते हैं, पेरेंट्स पास में नहीं है उनके, बॉय भी किसी का छूटता है और गर्ल भी छूटती है, तो मुझे नहीं लगता कि प्रकृति उस लड़की को ये सिखाएगी कि तुम अपने आप को ढक लो, और लड़के को ये विचार नहीं आएगा कि वो ढके। वो दोनों ही प्राकृतिक रूप में ही रहेंगे, और जो भी वहां जानवर या पक्षी बोलता है वो ही भाषा सीखेंगे। ऐसा मेरी सोच है। आप कुछ कहना चाहें तो बताएं प्लीज। नहीं नहीं, आपने जो कहा बिल्कुल ठीक है, उसमें कोई ऐसा विचार है ही नहीं कि मैं उस बात को रिफ्यूट नहीं कर सकता। बिल्कुल आपने ठीक कहा कि हाँ, अगर हम जंगलों में किसी बच्चों को छोड़ देंगे तो मोस्ट प्रोबेबली वही होगा जैसा आप कह रहे हैं। मैं इसको हम थोड़ा सा, इसमें ना बेस को थोड़ा सा एजम्पशन पहले ही रखनी पड़ेगी, कि जो मैं बात कह रहा हूँ कि वो ये कि जो हमारा मॉडर्न समाज है, जो जिस समाज में है, तो जिस तरह के बच्चे, क्योंकि वही जेनेटिक फैक्टर यहाँ पर आएगा, कुछ रोल वो प्ले करेगा नेचुरली, कि जो उनकी अपब्रिंगिंग पीछे से आ रही है, किस समाज में उन बच्चों को जन्म इत्यादि मिल रहा है। तो ये मतलब मैंने अपने गुरुजनों की बुक्स में ही पढ़ा था, तो तभी मेरे को ये बात इम्प्रॉम्प्टू याद आ गई। तो वो मतलब उसको उन्होंने ऐसा बताया, मैं आपको दूसरे तरीके से बताता हूँ, कि जैसे हमारे प्रभुपाद जी ने एक जगह पे लिखा कि हमारे, वो शायद उसकी बात कर रहे थे कि जो ये थोड़ा लोली कार्य, जैसे मान लीजिए सड़क की सफाई इत्यादि हो रही है, तो प्रभुपाद जी ने एक जगह पे लिखा कि पहले के समय में भारत इत्यादि में किसी भी कार्य को कभी भी छोटा नहीं माना जाता था। और अगर कोई सड़क साफ करने वाली कोई स्त्री भी है, भले वो बहुत कोई निम्न गरीब वर्ग से आ रही है, बहुत कोई उच्च जाति इत्यादि की भी नहीं हो, लेकिन अगर वो अपनी पति के प्रति पतिव्रता है, और बहुत ही अपने इस धर्म में निश्चित है, किसी भी तरह से वो गलत नहीं देखती, और अपने बिल्कुल सतीत्व धर्म में बहुत ही प्रतिष्ठित है, तो वो कहते थे कि उसका सम्मान बड़े बड़े विद्वान भी करेंगे, क्योंकि उसके अंदर एक ग्रेविटी है, उसकी पर्सनैलिटी के अंदर। तो ये जो मेरा थोड़ा उस तरह का कहने का था कि जो स्त्रियां इत्यादि, बहुत सारी ऐसी चीजें जो हमें नेचर भी देता है,
और ये जो सेंस ऑफ ऑर्डर वाली जो हम बात कर रहे थे, ये उसी का ही एक एक्सटेंडेड, मैंने एक बात कुछ हद तक बोली थी कि जो हमारे बिहेवियर को अफेक्ट होती है। नहीं, वो आपने, मैं बिल्कुल उस बात को आपकी मानती हूँ, पर मुझे ये लगा कि नेचर नहीं सिखाती। हाँ, ये जरूर है, हमारी अपब्रिंगिंग, हम जहाँ पैदा होते हैं। और अभी भी हम अगर साउथ में जाएं तो काफी इक्वेलिटी दिखती है कुछ एरियाज में, और शहरों में तो कॉस्मोपॉलिटन हो जाता है और चेंजेस होते हैं। वहाँ जो सुबह सुबह सड़क साफ करने भी आता है, वो भी अपने धर्म को मना के, टीका लगा के, साफ कपड़े पहन के आता है। और वहाँ पे जो मेड्स होती हैं वो भी बहुत अपना स्टेटस रखती हैं, ये नहीं है कि आप यहाँ की तरह मेड्स को डील कर सकें। तो वो चीज जो वैदिक जमाने की कुछ परकोलेट वहां पे तो हुई है। धन्यवाद प्रभु जी, बहुत अच्छा इंटरेक्शन रहा। जी, थैंक यू। किसी और का कोई प्रश्न हो तो आप पूछ लीजिए। अभी हमारे पास हैं 5-7 मिनट और हैं, आराम से कर सकते हैं। और नहीं तो हम समय को यूटिलाइज करने के लिए एक कार्य कर सकते हैं कि हम जो 27वां श्लोक है एटलीस्ट उसको पढ़ लेते हैं, थोड़ा सा उस पर मनन करते हैं। अगर किसी के मन में कोई प्रश्न आ जाएगा तो आप मुझे बता दीजिएगा, फिर मैं वहां रुक जाऊंगा और हम प्रश्न को ले लेंगे। तो मैं भी आपके साथ स्क्रीन पे आपको 5 मिनट के लिए हम आइए उसको देख लेते हैं। 27, 1 मिनट। ये देखिए, ये जो 27वां श्लोक है, ये कुछ हद तक पुरानी बात को भी आधा ले रहा है पिछले श्लोक की। पहले इसकी आइए हम संस्कृत पढ़ लेते हैं। जातस्य हि ध्रुवो मृत्युर ध्रुवम जन्म मृतस्य च तस्माद् अपरिहार्ये अर्थे न त्वं शोचितुम अर्हसि। इसका हिंदी अनुवाद इस प्रकार है, भगवान कृष्ण कह रहे हैं अर्जुन से, क्योंकि जिसने जन्म ग्रहण किया है उसकी मृत्यु निश्चित है। तो पिछले श्लोक में अभी उन्होंने बताया कि अगर जन्म के साथ जब मृत्यु होनी होनी है और मान लीजिए पुनर्जन्म नहीं है, तो फिर तुम शोक क्यों कर रहे हो। अब इस श्लोक में थोड़ा सा इसको दूसरे तरीके से प्रेजेंट कर रहे हैं, और ये बड़ा प्रसिद्ध श्लोक है, आपने कई जगह सुना होगा, जातस्य है ध्रुवो मृत्यु। तो जो पैदा हुआ है उसकी मृत्यु अवश्यम भावी है, ध्रुव सत्य है। ये ध्रुव सत्य कहते हैं ना, ध्रुव मीन्स कि इसको कभी भी काटा नहीं जा सकता, ये अवश्य ही होके रहेगा। क्योंकि जिसने जन्म ग्रहण किया है उसकी मृत्यु निश्चित है, और मृत व्यक्ति का जन्म भी निश्चित है। अतः इस अपरिहार्य, अपरिहार्य का ब्रैकेट में आप देख पा रहे हैं, मतलब है अवश्यम भावी, या हिंदी में एक और शब्द है अनिवार्य भी कह सकते हैं उसको। इस विषय में तुम्हारा शोक करना उचित नहीं। तो इसको हम डिटेल में तो सारे पॉइंट्स अगली बार लेंगे, लेकिन अभी हम अपना समय 5 मिनट का यूटिलाइज करेंगे। तो आइए अब हम इस श्लोक में थोड़ा सा प्रवेश करने का प्रयास करते हैं। जातस्य है ध्रुवो मृत्यु ध्रुवम जन्म मृतस्य च। तो अब हम इसके ऊपर 5 मिनट के लिए जो चर्चा करेंगे उसमें आइए मैं आपको दिखाता हूँ ये क्या कह रहा है श्लोक। कुछ हद तक एक आपने शब्द सुना होगा प्रारब्ध कर्म, ये अपने आप में बहुत डीप टॉपिक है। प्रारब्ध कर्म, अप्रारब्ध, और ये कई तरह के जो कर्म होते हैं, ये तो हम 3रे अध्याय में डिटेल में पढ़ेंगे। लेकिन अभी जितना हमारा कंसर्न है हम उसको थोड़ा डिस्कस कर सकते हैं। प्रारब्ध कर्मों अर्थात जो पिछले जन्मों के ऐसे कर्म थे जिनके आधार पे अब हमें ये शरीर प्राप्त हुआ, और जब तक वो प्रारब्ध कर्म समाप्त नहीं हो जाते तब तक ये शरीर रहता है। जब प्रारब्ध कर्म खत्म हो जाएंगे तो फिर ये शरीर का समय अपने आप ही फिनिश हो जाता है, और हमें फिर मृत्यु का सामना करना पड़ता है। और जो इस जन्म के कर्म हैं, क्योंकि कर्म तो मृत्यु के अंत तक चलते रहते हैं और सबका तो फल उस समय तक नहीं सामने नजर आता, तो वो अब रह गए पेंडिंग, वो अगले जन्म के लिए प्रारब्ध टाइप हो गए। तो इसलिए उनको पूर्ण रूप से भोगने के लिए फिर अगला जन्म होता है। ये तो थोड़ा सा बेस का कॉन्सेप्ट है, क्रूड फॉर्म में मैंने अभी प्रेजेंट किया है। इसमें और बहुत सारे टॉपिक्स हैं, हम इसको धीरे धीरे चलते रहेंगे। तो यहाँ पर भगवान जो बात को मुख्य रूप से बता रहे हैं कि एक बर्थ और डेथ की साइकिल है। साइकिल आप सभी, हम सबने बचपन में तो चलाई, अब भी, अब तो कोरोना के टाइम पे साइकिल्स बड़ी पॉपुलर हो गई, बहुत सारे साइकिल्स की इनफैक्ट इंडिया में इतनी डिमांड हो गई कि शॉर्टेज हो गई। तो साइकिल में क्या है, देखिए, एक पैर ऊपर जाता है, एक नीचे, ऊपर नीचे, ऊपर नीचे। तो ये जो जन्म और मृत्यु को भी एक साइकिल के रूप में ही शास्त्रों में बताया गया है कि जन्म लिया, कर्म किए, वो कर्म पूरे समाप्त नहीं हुए तो फिर अगला जन्म हुआ, और फिर इस तरह से ये साइकिल चलती रहती है। तो इस जन्म मृत्यु के चक्र से निकालने के लिए ही भगवत गीता वास्तव में का हमारे लिए एक बड़े महान सहारे के रूप में आई है, और हम उसको धीरे धीरे समझने का प्रयास कर रहे हैं। अब क्योंकि भगवान कह रहे हैं
कि जातस्य ध्रुवोर मृत्यु की, जो भी चीज पैदा हुआ है कोई व्यक्ति इत्यादि, उसकी मृत्यु निश्चित है। तो इसका अर्थ ये नहीं है, बार बार हम इसको क्लियर कर लें, कि इसका ये मतलब नहीं है कि किसी का भी मर्डर कर दो, लड़ाइयां करनी शुरू कर दो, विध्वंस मचाना शुरू कर दो, क्योंकि हमने तो जी गीता में पढ़ लिया कि जिस जो पैदा हुआ है उसकी तो मृत्यु होनी ही होनी है। कोई बात नहीं मानता, मार दो। कोई सड़क पे आपको रास्ता नहीं दे रहा, मार दो। किसी की आपको कोई चीज अच्छी लग रही है, आप ऐसे ही लेने चले गए, उसने नहीं दी, आपने उसको मार दिया। नो, दिस इज नॉट द वे। बात ये समझनी है कि क्राइम इत्यादि अगर बढ़ जाए तो उसको कवर अप करने के लिए लॉ एंड ऑर्डर को भी इस तरह से ये जो मतलब जिसको हम कहेंगे कि काउंटर रिएक्ट करने का पूरा अधिकार सभी तरह के लॉज में है। पुराने वेदों में भी उसका अधिकार दिया गया राजाओं को अपनी प्रजा को दंड देने का, अगर वो प्रजा गलत मार्ग पे चलती है। रावण जैसे भगवान राम के भी समय में थे, कृष्ण भगवान के समय में जैसे कंस था, और अभी भी तरह तरह के हम देखते रहते हैं टेररिस्ट और ये सब लोग तंग करते रहते हैं। तो इनको निपटने के लिए हमारी पुलिस, हमारी आर्मी को वॉर में भी जाना जरूरी है और वायलेंस का भी सहारा लेना जरूरी है। तो उस एंगल से इस पॉइंट को हमें लेना है। एक पॉइंट और ले लेते हैं, फिर इसके बाद रुक जाएंगे। हाउ टू अंडरस्टैंड न्यू बर्थ आफ्टर डेथ में एक जो श्रीपद रामानुजाचार्य जी की टीका है, वो बड़ा उन्होंने इसको थोड़ा बहुत खुल के समझाया है। देखिए, आपने इस श्लोक को एक तो सेंस से आप बड़ा अच्छा समझ गए कि हाँ ठीक है, जो वस्तु पैदा हुई है उसकी मृत्यु तो समझ में आती है कि पक्की है, लेकिन भगवान ने कह दिया कि जिसकी मृत्यु होती है उसका जन्म भी निश्चित है। इस पे आप क्वेश्चन कर सकते हो कि ये भगवान ने एजम्पशन इसकी कैसे ले ली, इसका थोड़ा हमें नहीं विश्वास होता। आप हमें थोड़ा सा समझाइए, कुछ प्रूफ दीजिए, हम कैसे मान लें कि जिस चीज की मृत्यु होती है उसका पुनर्जन्म भी निश्चित है। तो पहला तो इसको हमें इस रूप से समझना पड़ेगा कि जो भगवान ने अभी तक आत्मा के विषय में जो तरह तरह के उदाहरण दिए थे, जैसे देहिनो अस्मिन् यथा देहे वाला श्लोक था कि एक ही देह में तरह तरह के शरीर बदलते जा रहे हैं, तो एक तो वो हम ज्ञान समझते आ रहे हैं जिसके आधार के ऊपर भगवान ने ये शब्द कहे हैं। लेकिन दूसरा, जो रामानुजाचार्य जी ने इसको थोड़ा सा एक वस्तु के गुणों के रूप में समझाया है, थोड़ा सा मेरे लिए भी समझना मुश्किल था, लेकिन मैं प्रयास करता हूँ, क्योंकि वो पूरा संस्कृत में था, तो संस्कृत में सारा डायरेक्टली समझना थोड़ा कई बार डाउट होता है कि मैं पूरी तरह से समझ पाया नहीं, लेकिन मैं फिर भी प्रयास करता हूँ और फिर हम यहीं पे रुक जाएंगे। देखिए, जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है, आप में से कईयों ने सुना होगा कि वो क्या कहता है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, कि एनर्जी कैन नेवर बी डिस्ट्रॉयड नॉर बी क्रिएटेड। ठीक है, एनर्जी कैन नेवर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड, बेसिकली ये प्लेन शब्दों में है। और इसी को ही, इससे मिलता जुलता ही उसकी एक्सटेंशन कह लीजिए, या उसका थोड़ा सा मिलता जुलता ही है जो फर्स्ट लॉ है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का। उसमें थोड़ा सा वो इक्वेशन चेंज हो जाती है, वो थोड़ा साइंस के जो स्टूडेंट्स हैं वो जानते होंगे। तो कहने का अर्थ ये है कि ये साइंस भी मानता है और हमारे वेद भी कहते हैं कि जो भी एनर्जी है वो क्रिएटेड फॉर्म में जब है तो वो डिस्ट्रॉय नहीं हो सकती। अब रामानुजाचार्य जी ने इसको कैसे समझाया कि देखो, जन्म के बाद मृत्यु अगर पक्का हो रही है और मृत्यु के बाद जन्म क्यों होगा, इसको उन्होंने ऐसे समझाया। उन्होंने कहा देखो, कोई भी तुम दुनिया की चीज को देखो, एक मिट्टी है क्रूड फॉर्म में, तो मिट्टी को जो कुम्हार है वो क्या करता है, पानी इत्यादि डाल करके पहले तो उसको कच्ची मिट्टी, सूखी मिट्टी को कच्ची मिट्टी, गीली मिट्टी के रूप में तैयार कर लेता है। तो देखिए, मिट्टी की फॉर्म बदल गई, पहले जो सूखी मिट्टी थी वो गीली मिट्टी हो गई। तो एक सेंस में सूखी मिट्टी के रूप में जो फॉर्म थी वो खत्म हो गई, उसकी डेथ हो गई, एक तरह से उसको कहा जाएगा विनाश हो गया। लेकिन साइमल्टेनियसली वो एनर्जी फॉर्म कन्वर्ट होकर के गीली मिट्टी में रूप में आ गई। तो गीली मिट्टी का जन्म हो गया, सूखी मिट्टी की हो गई मृत्यु। अब गीली मिट्टी को उसके पास जो एक वो गोला होता है जिसपे वो कुम्हार चलाता है, अब धीरे धीरे वो उसको हाथों से शेप दे रहा है। मान लीजिए वो मर्तबान बना रहा है, कोई पॉट बना रहा है मर्तबान, धीरे धीरे वो गीली मिट्टी शेप में आती जा रही है। अब क्या हुआ कि गीली मिट्टी उस फॉर्म में समाप्त हो गई। अब हम कहेंगे कि ये मर्तबान इन मेकिंग है, अभी नजर आ रहा है कि मर्तबान जैसा बन रहा है। तो मर्तबान का जन्म हो रहा है और गीली मिट्टी समाप्त हो गई। थोड़ी देर के बाद क्या होगा, जब वो मर्तबान पूरी शेप में आ जाएगा, फिर उसको वहां से निकाल करके सूखने के लिए रख दिया जाएगा। अब वो आपके लिए बन गया, समझिए, सुराही। तो अब हम कहेंगे वो जो गीला मर्तबान है वो समाप्त हो गया, क्योंकि सुराही तो अब सूखी है। अब सुराही के रूप में आपके पास एक चीज आ गई जिसको उसने पेंट इत्यादि कर दिया, आप वो खरीद करके ले आए और घर पे आप शीतल पानी उससे पी रहे हैं। तो हमने इस एग्जाम्पल से क्या देखा, रामानुजाचार्य जी क्या समझा रहे हैं कि मैटर एक फॉर्म में
छोड़ रहा है लेकिन साइमल्टेनियसली दूसरी फॉर्म में एग्जिबिट हो रहा है, फिर दूसरी फॉर्म छोड़ देता है, फिर तीसरी में एग्जिबिट होता जा रहा है, लेकिन मैटर एग्जिस्ट कर रहा है। कभी भी उसका विनाश, परमानेंट विनाश नहीं हो रहा कि अगर वो सुराही टूट भी जाएगी ना हमारे घर पे, फिर से वो दोबारा मिट्टी बन जाएगी, उसको हम कचरे में डाल देंगे, कचरे वाला जाकर के उसको किसी लैंडफिलिंग साइट पे जाकर के छोड़ देगा जहां कचरा इकट्ठा होता है, और फिर दोबारा से वो मिट्टी पृथ्वी के अंदर जाकर के मिट्टी में कन्वर्ट हो जाएगी। ऐसे ही हमारा शरीर भी है। तो रामानुजाचार्य जी ने हमें क्या समझाया कि जैसे मृत्यु क्या है, एक फेज है, एक चेंज ऑफ लाइफ का एक इवेंट था जहां से फॉर्म दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट हो गई। इसलिए भगवान ये कह रहे हैं कि मृत्यु के बाद जो दूसरा जन्म होगा वो उसको आत्मा के कॉन्सेप्ट से लेंगे तो फिर दूसरा जन्म के रूप में लेंगे। और अगर हम इस शरीर के एंगल से भी ले लें तो मान लीजिए भगवान अर्जुन को कह रहे हैं कि अच्छा अर्जुन, के पिछले श्लोक में कहा, अर्जुन अगर तू मानता है कि इस शरीर में कोई आत्मा नहीं है और ये जलाने के बाद ये सिर्फ कुछ राख में बदल जाता है, तो भी फिर तू क्यों मोहित हो रहा है, तू लड़ने के लिए तैयार हो जा और आगे बढ़। तो अभी इसके ऊपर थोड़ा से कुछ और सूक्ष्म पॉइंट हैं समझने के लिए, तो लेकिन अभी हमारा समय हो गया तो मैं यहाँ रुक रहा हूँ। आपका और कोई प्रश्न नहीं आया है तो अब हम अपनी कथा को यहाँ विश्राम देंगे। एक दो अनाउंसमेंट्स कर देता हूँ। ये क्लास हर संडे जूम पे शाम को 5 बजे से 6 बजे होती है। जो पुरानी रिकॉर्डिंग्स हैं वो एक यूट्यूब पे चैनल है, कमल गीता क्लासेस, मैं चैट बॉक्स में लिख देता हूँ, कमल गीता क्लासेस, वहां पर आपको सारी पुरानी क्लासेस मिल सकती हैं जो नए श्रोता हैं, तो उस चैनल को आप देख सकते हैं। और मैं अपना मोबाइल नंबर भी चैट बॉक्स में डाल रहा हूँ, 9810094098। जो भी इस कथा का, इस क्लास का लिंक डायरेक्टली लेना चाहते हैं वो मुझे व्हाट्सएप कर दें, मैं उनको ऐड कर लूंगा। और अब हम हरे कृष्ण महामंत्र का सभी मिलकर उच्चारण करेंगे, क्योंकि भगवान के नामों का उच्चारण ही एकमात्र हमारा सहारा है। सभी बोलिए अपने अपने स्थान पे, हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे राम, राम 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 हरे हरे। हरे। तो आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। कोई बोलने में मिस्टेक हुई हो तो उसको इग्नोर कीजिएगा, क्षमा कीजिएगा। तो अगले संडे हम सब आपस में फिर मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण।